हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो आज के इस वन शॉट में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा पूरा थ्योरी बेस्ड रहता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस चैप्टर के इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, उसके लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वन शॉट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तभी हम आप मोटिवेट होकर के और भी ऐसी वीडियोस हम लोग लेकर के आएंगे और डेफिनेटली आप लोग के लिए जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, अध्ययनिक्स आपके लिए खड़ा रहेगा और भी टीचर्स के थ्रू वीडियोस बनवा करके हम लोग अपलोड करने वाले हैं। सो इसमें क्या पढ़ेंगे, टॉपिक टू बी कवर्ड, मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, इसमें पढ़ना है मैग्नेट क्या होता है, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन राइट हैंड थंब रूल क्या है, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ेंगे, देन वही हम लोग सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे, देन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करेंगे, देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करेंगे, अर्थिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है, ओवरलोडिंग क्या है एंड डीसी एंड एसी करंट क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो अगेन ये स्लाइड हर वीडियो में आपको मिलेगा कि बिलीव मी, इस लेक्चर के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज मोर देन एनफ टू अचीव योर गोल। रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, पेशेंस रखना, थक जाओ ब्रेक लो फिर पढ़ो। जी हाँ, तकिए ब्रेक लीजिए फिर पढ़िए, क्योंकि और करीब आ चुका है आपके परीक्षा का दिन, एग्जाम का डेट और पास आते चला गया है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सीबीएसई ने ऑलरेडी आपको बोल रखा है और उनके सैम्पल पेपर में ये दिख रहा है कि 50% उन्होंने कहा है कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना चाहिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, अब पेपर पहले की तरह इजी नहीं होने वाला। खैर, पेपर तो बहुत समय से इजी नहीं हो रहा है, लेकिन हर रोज पेपर में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए। उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सिंपल, अपने वर्स्ट के लिए तैयार हो, बेस्ट होगा तो अपने आप बेस्ट हो जाएगा, पेपर ईजी आएगा, बेस्ट कर जाओगे। तो बहुत तमीज से पढ़िए। बात करेंगे मैग्नेट क्या है। एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, निकल एंड कबाड़। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट करता है किसको, आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, उसी को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे द सम फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट, कुछ मैग्नेट के फैक्ट्स क्या क्या है। तो मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। जरा समझिएगा कि ये मैग्नेट है, लेट सपोज ये कोई बार मैग्नेट ले लेता हूं मैं, तो इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, यानी इसमें एक पोल तो ये है और एक पोल ये है, यानी कितने पोल्स हो गए इसमें, इसको बोलेंगे हम लोग डाइपोल। तुम बोलोगे सर इसको बीच से तोड़ दीजिए, बीच से तोड़ दिया, तो जैसे ही तोड़ा तो ये छोटा छोटा सा पीस तैयार हो जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल, अब यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बन जाएगा, इधर ये साउथ पोल था, ये टूटा, यहाँ साउथ हुआ तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। अगेन ये जो छोटे छोटे जो मैग्नेट हैं उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों आ गया, इसीलिए लिखा गया है कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइपोल। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, सेकंड पॉइंट है व्हेन द मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इज ऑलवेज अलाइंड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कह रहा है कि मैग्नेट को, अगर ये मैग्नेट है लेट सपोज ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो इसको अगर एक थ्रेड से हम फ्रीली हैंग करें तो ये ऐसे घूम करके नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर लेगा, मतलब ये नॉर्थ फेस होगा, ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ये इसका साउथ पोल होगा। ठीक है, देन लाइक पोल ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, लाइक पोल का मतलब क्या हुआ कि सेम नेचर का, अगर साउथ और साउथ पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, जैसे चलो आगे बात करते हैं। एंड साउथ और नॉर्थ की बात करेंगे तो साउथ और नॉर्थ आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, मतलब अपोजिट पोल्स वाले आपस में अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल आपस में क्या करता है, रिपल्सन करता है। टू पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड, एंड ये फिर से वही जो बात यहाँ पे कि दो पोल्स को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटीरियल फील्स अ फोर्स। ये जो फोर्स की बात कर रहा है, जैसे ये मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसके आसपास में अगर आप आयरन फिलिंग्स को रखते हो या कोई भी ऐसा जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स से अट्रैक्ट होने वाला सबस्टांस है, अगर आप यहाँ पे रखते हो तो एक जोन में उसको अट्रैक्शन या फील होगा। जैसे यहाँ रखा तो ये अट्रैक्ट होगा, यार हो सकता है दूसरा मैग्नेट लाओगे तो उसको रिपल्सन फील हो, क्योंकि नॉर्थ के पास लाओगे, तो जो स्पेस होता है, एक स्पेस
एक स्पेस बना होता है और उस स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नेट, जो मैग्नेट होता है उसके दोनों डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब इसका अपना स्ट्रेंथ भी है, इसका अपना डायरेक्शन है। यहां पे जैसे अगर मैं बात करूं आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा दिखता है, अंदर में ऐसे होकर के बाहर से ऐसे निकल के आएगा, अंदर में ऐसे आएगा, बाहर से ऐसे निकल के आएगा, मतलब यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से टर्मिनेट हुए नजर आएगा। तो इसका एक डायरेक्शन, अगर बीच वाले पार्ट को ऐसे देखेंगे तो बीच वाला पार्ट कुछ ऐसा नजर आता है हमें, ये ऐसे जाते हुए ऐसे अंदर आते हुए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स का जो है बोथ उसके डायरेक्शंस भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव, डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव। डायरेक्शन अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो जैसे आपका कंपास होता है, कंपास का जो नीडल का डिफ्लेक्शन होता है वो नॉर्थ का डिफ्लेक्शन होता है, वो आपको डायरेक्शन ही बताता है और इसी से शिप नेविगेटर्स भी यूज करते हैं। इमेजिनरी लाइंस along which a free north pole or north pole of compass needle moves give the direction of magnetic field at that point। और कह रहा है कि अगर जैसे कंपास है, इस कंपास में ऐसे आपका ऐसे शो करता है, ये इधर मान लो नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, ये अगर ध्यान से देखो तो नॉर्थ ईस्ट वाले डायरेक्शन में है। तो ये जो कंपास का ये जो नीडल का डिफ्लेक्शन है ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है बेटो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये एक इमेजिनरी कर्व होता है। ये कैसा होता है कि इमेजिनरी लाइंस है, ये हाइपोथेटिकल, इसको कल्पना किया गया कि ऐसा होता है। ठीक है, और ये जो फील्ड लाइन से बेटा अगर अंदर में देखोगे तो कुछ ऐसे जा रहा होता है, ये सीधी सीधी लाइन ऐसे मिल जाएगी, ये कुछ ऐसे जाके इससे मिल जाएगा, तो अंदर में कुछ ये ऐसे आते हुए नजर आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने जो पढ़ा उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो हर सारी प्रॉपर्टीज यहां लिखी हुई है। दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, जैसा मैंने कि बताया आपको कि यहां पे नॉर्थ पोल से ये ओरिजिनेट होगा और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा and terminate at south pole. This showed that if north pole was free to move, it would have moved towards साउथ पोल। कह रहा है कि इससे पता चलता है कि अगर नॉर्थ पोल को अगर मूव करना होगा तो ये मूव करके कहां जा रहा है, साउथ पोल की तरफ जा रहा है। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज कर्व। अच्छा, फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज कर्व क्यों बोला, क्योंकि ये जो मैंने बाहर से बनाई इसको अगर देखोगे अंदर में तो ये कुछ ऐसे आकर के जुड़ते हुए नजर आता है, तो ये एक क्लोज कर्व बना। अच्छा, एक और सवाल मैं आपको बताता हूं, शायद ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है, होगा, दिया होगा या नहीं दिया होगा, बट मैं आपको बताता हूं कि बाहर से देखो ये नॉर्थ पोल से जा रहा है और साउथ पोल पे टर्मिनेट कर रहा है, बट अंदर में साउथ पोल से जा रहा है और नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originates from north pole and terminates at south pole in the exterior of magnet, but inside the magnet it goes from south to north pole। ये बात ध्यान रखिएगा, बाहर बार ये नॉर्थ से साउथ जाता है, बस अंदर में साउथ से नॉर्थ को जा रहा है। ठीक है, और एक क्लोज कर्व होता है। देन फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल व्हिच शो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। फील्ड लाइंस कह रहा क्राउडेड होता है, देखो अगर इसको हम लोग और बनाते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा, दूसरा फील्ड लाइन एक ऐसे बीच से बना देते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहां पे देखो ये फील्ड लाइंस क्लोज है, फिर यहां पे देखोगे तो ये फील्ड लाइंस उसमें गैपिंग क्रिएट हो रहा है। तो ज्यादा अगर क्लोज फील्ड लाइंस आर क्लोज मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर। अगर फील्ड लाइंस में गैपिंग ज्यादा है मतलब फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही बात यहां लिखी हुई है कि फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल व्हिच शो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। Two field lines never cross each other at the two direction at a single point of intersection cannot occur at the same time। जरा इस बात को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। लेट सपोज अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, दूसरी वाली आई और ऐसे टकरा के चली गई, तो ये देखो अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, लेट सपोज एक पॉइंट या यहाँ पे किया, तो इस पॉइंट पे अगर कंपास को लाओगे तो कंपास एक ही तरफ ना डिफ्लेक्ट होगा, या तो ऐसे हो जाएगा या तो इस फील्ड लाइंस के हिसाब से कंपास आपका डिफ्लेक्ट हो जाए। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये ईस्ट है तो ये ईस्ट ही है, या वेस्ट थोड़ी बोल दोगे, या इसको नॉर्थ ईस्ट थोड़ी बोल देंगे। तो ईस्ट है तो ईस्ट है, मतलब अगर दो फील्ड लाइंस आपस में टकरा रही है मतलब इस पॉइंट पे ये दो रास्ता दिखा रहा है कि इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि
वाई डू या जस्टिफाई वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप यही जवाब लिखोगे जो यहां पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, जरा समझिएगा कि देखो कोई भी जैसे इलेक्ट्रिक वायर है जो यहां पे बनाया हुआ ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको यहां बताता हूं। मान लो करंट का डायरेक्शन ये है, तो तुमको क्या करना है कि थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करना है। प्लेस किया और देखना है कि यहाँ पे करंट फील्ड लाइंस कैसे बन रहा है। तो कैसा दिख रहा है, बाहर की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। क्या आप कर्ल योर 4 फिंगर्स कर्ल किया तो ये बाहर की तरफ नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कैसे दिख। अच्छा, फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ दिखाने के लिए हम लोग डॉट से दिखाते हैं और इनवर्ड दिखाने के लिए ऐसे, ये आउटवर्ड के लिए दिखाते हैं और इसको हम लोग एज ए इनवर्ड के लिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे कैसे नजर आ रहा है, बाहर आते हुए, मतलब ऐसा। और यहां पे जब ऐसे रखोगे, ऐसे देखो तो कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। और अगर हर पॉइंट पे देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, एक सर्कल में चलता हुआ नजर आएगा इस तरीके से। ये ऐसे गया, बाहर आया, फिर अंदर चला गया, तो एक लूप में दिख रहा है। तो लिखा हुआ है सपोज यू ग्रास्प द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थम्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब है ना, देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स कर्ल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो यहां बनाया हुआ है थंब का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है, गोला गोला है, यानी यहां पे सर्कुलर बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये डायरेक्शन हो गया। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखो अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, बट आपको इसका कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आपको जाननी है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक, ये एम फॉर मैग्नेटिक लिखा हुआ है, मैग्नेटिक लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो जब हमने ऐसे बनाया, ये है करंट, तो यहां पे हमने देखा कुछ ऐसे जा रहा था, ऐसे, मतलब यहां पे आउटवर्ड की तरफ दिख रहा था और यहां पे इनवर्ड की तरफ दिख रहा था। तो अब जब दूरी यहां पे इस दूरी पे लिए तब ना R1 दूरी पे मार लो, तुमने इसको R2 दूरी पे देखा तो क्या होगा, तो यहां पे भी तो एक आपका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता हुआ नजर आएगा। तो एक कॉन्सेंट्रिक, जिसका सेंटर सेम है बस रेडियस अलग अलग हो रहा है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स रिवर्सेज एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब क्या करोगे, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया ऐसे, तो जरा करंट का डायरेक्शन रिवर्स करो तो यहां कैसे दिख रहा है, बाहर की तरफ, यहां बाहर अब दिखने लगा। और यहां कैसे दिखेगा, तो यहां पे लाओ और ये अंदर की तरफ, यहां दिख रहा है आपको अंदर की तरफ। आप इसको जरा बनाओ तो बाहर यहां कैसे आएगा, ऐसे, यानी ये अब घूम गया डायरेक्शन। क्या अभी कैसे चल रहा था, ऐसे, अब कैसे चल रहा है, ऐसे। यानी डायरेक्शन जैसे रिवर्स करोगे तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करना मतलब फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी रिवर्स करना। व्हेन करंट फ्लोज अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज। देखो तो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई कैसे चलता है, टिक टिक टिक, उल्टा चलो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका डायरेक्शन क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज। जो यहां पे लिखा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको बी से दिखाते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फील्ड लाइंस घटेगा। सिंपल सी बात है, हम जिससे करीब है उससे ज्यादा अटैच रहते हैं, दूरी बढ़ते बढ़ते हमारा अटैचमेंट भी कम होता है। ठीक वैसे ही फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ भी है कि अगर तुमने उसका दूरी बढ़ाया तो उसकी फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ उस दूरी पे घटते चला जाएगा। एक बार मैग्नेट है भाई, पास में लाओगे तो ज्यादा रिपल्सन फील होता है, दूर जैसे जैसे करते जाओगे तो वैसे से रिपल्सन कम होगा या अट्रैक्शन कम फील होता है, और एक टाइम पीरियड के बाद कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं रह जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप, है ना। एक सर्कुलर लूप का करंट ले लो, यहां पे बनाया हुआ है, ये ऐसे सर्कुलर लूप को ऐसे दिखा लेते हैं, बहुत क्लोज ऐसा होता है। ये हो गया आपका सर्कुलर लूप, है ना। करंट ऐसे आया, करंट ऐसे आया, ऐसे आकर के करंट ऐसे वापस चला जाएगा या करंट चली जाएगी, है ना। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना, पहला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप इज ऑल्सो सर्कुलर। कह रहा सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी सर्कुलर होता है एज वी मूव अवे फ्रॉम लूप। जैसे जैसे हम लूप से दूर जा रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम्स बिगर, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिगर होते जाते हैं। देखो जरा ध्यान समझना, अगर ये छोटे से यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की बात करोगे, यहाँ छोटे वाले क्रॉस सेक्शन को देखोगे, दिस एक्ट एज अ स्ट्रेट वायर,
स्ट्रेट वायर की तरह ये दिखेगा। और स्ट्रेट वायर में हम तो क्या देखा कि अब देखो करंट कैसे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इसमें कैसा है, करंट मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये कैसा होगा, ऐसे घूमते हुए नजर, जैसे लेट सपोज यहाँ पे देखो ये कैसा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में सो रहा है तो ये ऐसे, मतलब फील्ड लाइंस कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसे घूमते हुए, ऐसे सॉरी ऐसे घूमते हुए फील्ड लाइंस नजर आएंगे आपको। तो ये कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है, और धीरे धीरे ये सर्कल थोड़ा थोड़ा बड़ा होते चला जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट पे बीच वाले में स्ट्रेट लाइन की तरह निकल जाएगा। देन यहाँ पे भी देखोगे तो ये सर्कल कैसा होगा, अब देखो ये ऐसे ऐसे, यानी सर्कल कुछ ऐसे घूमते हुए नजर आएगा, फील्ड लाइंस ऐसे, इसमें ऐसे, अच्छा इसमें उल्टा बन गया, ये ऐसे होगा, अंदर की तरफ होगा, रुको मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे कैसा होगा, ये मान लो ये आपका सर्कल है, सर्कुलर लूप है जिसमें करंट बह रहा है, आई 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 आई, यहां से निकल जाएगा, यहां पे ऐसे ऐसे देखो तो अंदर से बाहर आते हुए नजर आएगा, यानी ऐसे, ये ऐसे अंदर जाके ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, नीचे में बाहर नजर आते हुए नजर आएगा, यानी कुछ ऐसा नजर आएगा, ये ऐसे घूम रहा होगा, ये दोनों उल्टा होगा। और बीच वाले सेगमेंट पे कैसा स्ट्रेट ही दिखेगा, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल थोड़ा सा बड़ा होते चला जाएगा, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल थोड़ा सा बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज साउथ, करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। देखो ऐसे देखते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसे ही कुछ होता है, तो उसमें साउथ पोल बनता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया ना, तो इसमें कैसा बनेगा, इसमें आपका करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, तो उसके लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये डायरेक्शन। ये कैसे घूम रहा है करंट, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और डायरेक्शन कैसा बना, नॉर्थ की तरह ये बिहेव करेगा। नॉर्थ की तरफ मतलब क्या है, जरा समझना कि जो फील्ड लाइंस है, इसको जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें ऐसे रखो, और फील्ड लाइंस कैसे नजर आ, जाते हुए बाहर नजर आ रहा है यहाँ पे, और इस वाले पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे इस सर्कल को उठा के सर्कल को ऐसे रखो, ऐसे रखा, तो सर्कल को जब यहाँ रखोगे तो यहाँ करंट मूव कर रहा है, तो करंट जब मूव कर रहा है तो करंट के डायरेक्शन में आपने सम किया, ऐसे नजर आएगा कि फील्ड लाइंस इधर से इधर को जा रहा है, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं, साउथ पोल बना लो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जब करंट साउथ क्लॉकवाइज चलेगा तो साउथ की तरह बिहेव करेगा, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो नॉर्थ की तरह आप उसका डायरेक्शन दिखा सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये सर्कुलर लूप के द्वारा बना मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर करंट इंटर्स और लीव दी, कह रहे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, सर्कुलर एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर करंट इंटर और लीव दी क्वाइल। वह जहां जहां से वो इंटर कर रहा है और लीव कर रहा है, तो जहां इंटर कर रहा होगा वो कैसे बिहेव करेगा, वो स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, तो वहां सर्कुलर सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। Within the space enclosed by the coil, the field lines are in same direction। और कह रहा है कि जहां पे भी जो आपका इस enclosed by the coil field lines are same in direction। तो फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आपको नजर आया होगा, जैसे अब यहाँ पे देखो तो ऐसे ऐसे आ रहा था सारा फील्ड लाइन, तो डायरेक्शन सेम है, नीचे में कुछ उल्टा चल रहा है, ठीक है। नीचे में अगर मान लो करंट ऐसे चल रहा है ऐसे, तो ये कैसा हो जाएगा, अंदर की साइड से यहाँ ऐसे नजर आएगा, और यहाँ पे अगर देखोगे लूप को, अगर पूरे ध्यान से देखेंगे तो लूप को जब देखेंगे हम लोग तो इसमें अंदर की तरफ नजर आएगा, या कुछ ऐसे करंट फील्ड लाइंस जाते हुए नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईच अदर। कह रहा है कि जब सेंटर की बात करेंगे कॉइल के, तो वहां पे फील्ड लाइंस कैसे है, सीधी रेखा एक पैरेलल लाइंस जाते हुए नजर आ रही है, और एक ही नहीं होगा, यहाँ पे और भी ऐसे फील्ड लाइंस आप दिखा सकते हैं पैरेलल जाते हुए। एट द सेंटर ऑफ कॉइल द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल। अच्छा, सेंटर पे जो फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ कॉइल से, तो ये अगर सर्कुलर कॉइल है तो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, जरा समझना। ये है सर्कुलर लूप, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, तो ये कैसा होगा, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है फील्ड लाइन सेंटर पे।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। फिर से वही बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। इसमें भी ये बात लागू होती है, बट ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको ये स्टेटमेंट वाइज ही लिखना होगा अपने पेपर में। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनोइड। अच्छा पहले मैं बता दूं सोलेनोइड क्या है। देखो एक हॉलो सिलेंडर ले लो, एक हॉलो सिलेंडर ले लो, इसके अंदर कुछ फिल भी कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन को फिल कर सकते हैं हम लोग इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और इस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर को लेकर के ऐसे ऑन्डेड कर लो, ऐसे लपेट दो और यहां से ऐसे निकाल दो। तो ये जो स्ट्रक्चर बना और इसमें करंट फ्लो करा दो, इसमें बैटरी लगा दो ऐसे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। अब देखो यहां पे कितने सारे, अब ये जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूं ऐसे 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 बना रहा हूं, स्प्रिंग को देखा है ना आपने, बस ऐसा ही कुछ दिखता है। तो इस स्ट्रक्चर में एक नहीं बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हो जाते हैं, और हर सर्कुलर लूप की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सोलेनोइड में ऑलमोस्ट पैरेलल चले जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्कुलर लूप्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, एक्ट एज अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह ये एक्ट करने लगता है। अच्छा ये जो हॉलो है इसके अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर भी फील कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। ये फील करने से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाता है। तो इफ वी वांट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनोइड, देन वी कैन इंसर्ट अ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो जरा पढ़ते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। व्हेन, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूं, व्हेन सोलेनोइड इज connected to battery and current is passed through it, it also produces magnetic field lines which is similar to magnetic field line produced around a bar magnet। कह रहा है कि जब सोलेनोइड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पूरी बात वही, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। वन साइड ऑफ सोलेनोइड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एक्ट एज अ साउथ पोल। अब देखो जब ऐसे देखोगे करंट ऐसे जाते हुए तो कैसे नजर आ रहा है, थंब को कर्ल करो, अब 4 फिंगर्स को कर्ल करो डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो देखोगे थंब जो बताएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। तो यहां से निकलते हुए नजर आया, मतलब कहां बार मिनट में क्या पड़ा, जहां से निकलेगा वो नॉर्थ पोल, जहां से आएगा वो साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, ये वाला क्या हो गया नॉर्थ पोल, और ये वाला पोल कैसा हो गया साउथ पोल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय, अच्छा अब बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं। पहली बात कि नंबर ऑफ वाइंडिंग बढ़ा दें, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, या अंदर में सॉफ्ट आयरन कोर, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो तीनों बातें यहां लिखा होगा। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, पहला करंट बढ़ा दो, आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। दूसरा इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, जो टर्निंग है 5 का टर्निंग था उसको ज्यादा कर दो और क्लोज कर दो, ऐसे कर दो। टर्निंग बढ़ेगा तो नंबर सर्कुलर लूप बढ़ेगा, सर्कुलर लूप बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ अपने आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बढ़ जाएगा। एक सर्कल से मान लो 10 फील्ड लाइन निकल रहे हैं, 2 सर्कल करोगे तो 20 निकलेगा दूसरे से, और 10 बढ़ गया। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ सर्कल्स बढ़ाओगे मतलब उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा, फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगा मतलब स्ट्रेंथ बढ़ गया। डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन टर्न्स ऑफ द वायर, देखो यहां पे भी हमने क्या किया, गैप को थोड़ा कम कर दिया। गैप कम करने का मतलब हो गया कि फील्ड लाइन हमने क्या किया, टर्निंग ज्यादा बढ़ा दी। तो टर्निंग बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनोइड, वहीं पे अगर तुमसे पूछ देगा तो बोल देना सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करने के लिए, है ना। तो जो आपका ये जो सोलेनोइड हॉलो पे हम लोग सेट किए थे, ये टर्निंग जो किए हैं, इसके अंदर में हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर भर देंगे, और ये क्या करेगा, ये उसके सोलेनोइड इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। या घटाना है तो उल्टा काम कर देंगे, करंट घटा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स घटा देंगे, गैपिंग बढ़ा देंगे, और सॉफ्ट आयरन कोर जो अंदर इंसर्ट करे उसको हटा देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बेटा, देखो जैसे अभी हमने देखा स्ट्रेट वायर कैसे बिहेव कर रहा है, उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लगे थे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में बन रहा है। हमने देखा सर्कुलर कॉइल भी कैसे बिहेव कर रहा है, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है। सोलेनोइड को देखा बार मैग्नेट बन गया, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब उसमें ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड वाली, जैसे आयरन हो जाए, सॉफ्ट आयरन हो जाए, ठीक है,
तो उसमें अगर आप करंट प्रोड्यूस करा दोगे तो दैट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। और वो कैसे मैग्नेट बना भाई, तो करंट लगाने से बना, और करंट लगाने से जो चीज बनता है मैग्नेट, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो यहां बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सबस्टेंस व्हिच स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट बट करंट स्विच ऑफ मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। बस जैसे ही करंट बंद करेंगे फिर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सबस्टेंस को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ कॉपर वायर, ये CU मतलब कॉपर होता है बेटा, ठीक है, कॉपर वायर वॉन्डेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉपर वायर को ऑन कर दिया, वही सोलेनॉइड वाली बात आ गई, सोलेनॉइड की तरह इसको एक्ट किया हमने। द एंड ऑफ कॉपर वायर आर कनेक्टेड टू बैटरी, और इसको हमने एंड को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे किया तो देखो यहाँ पे ना ये जो क्लिप है ये आयरन क्लिप है और उसमें जाकर के अट्रैक्ट हो गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बना लिया। Factors affecting of strength of electromagnet: number of turns of coil, current flowing in the coil, length of gap between the pole, और पोल के बीच का गैप, ठीक है, ज्यादा पोल का गैप होगा, ज्यादा नंबर ऑफ वाइंडिंग हो तो ज्यादा स्ट्रेंथ। तो एक सोलेनॉइड वाली सारी बातें यहाँ पे लिख देनी है आपको। स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि स्टील को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट देने के बाद स्टील परमानेंट मैग्नेट की तरह बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। इसीलिए हम लोग स्टेनलेस स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज नहीं करते हैं। सो स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म इवन इफ करंट इज स्विच्ड ऑफ फ्रॉम परमानेंट मैग्नेट। अब वो कैसा बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। और हमको कैसा चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब स्विच बंद करें तो वो मैग्नेटिज्म खो दे, स्विच ऑन करे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करे, अपनी एक्वायर कर ले। तो हमको ऐसा मैग्नेट चाहिए। तो स्टील को इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज नहीं करते हैं। तो आपको ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि उसका आंसर क्या आना चाहिए, स्टील। अब अगर मान लो वहां पे वुड दे दिया तो वुड तुम्हारा तो ऐसे ही मार दोगे, इंसुलेटर है उस पर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो स्टील अगर आएगा तो बच्चे सोचते हैं स्टील तो हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर स्टील को यूज करोगे तो दैट विल एक्ट एज अ परमानेंट मैग्नेट। स्विच ऑफ करोगे तो भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। मैग्नेटिक फोर्स एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, किसी भी वायर पे जो फोर्स लगता है, जैसे मान लो कि यहां पे मैंने बना लिया ऐसे, ये आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड हमने बना लिया, मतलब एक पहले से ही मैग्नेट यहां रखा हुआ है, और यहां पे हमने एक कोई भी जो मैग्नेट है उसको रख दिया, और इसमें मैग्नेट नहीं कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया, कंडक्टर। और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने करंट फ्लो करा दिया। तो करंट जैसे ही फ्लो कराएंगे तो ये क्या कैसे बिहेव करेगा, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो जाहिर सी बात है बाहर वाला जो मैग्नेट है वो इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो उसका फोर्स कैसे हम निकालेंगे, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, देखो, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक field it experiences a force which is mutually perpendicular to both magnetic field and current। कह रहा है कि ये जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। आपको अपने लेफ्ट हैंड का तीनों उंगली, थंब, ये आपको क्या होता है, 4 फिंगर, हाँ, और ये कौन सा, मिडिल फिंगर, ये तीनों को आपको म्यूचुअल परपेंडिकुलर, देखो ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री, तो ऐसे बना लो, दिख रहा होगा आपको शायद। और अब इसमें आपको क्या देखना है कि इसको ऐसे याद रखो, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ मतलब फोर्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट। तो तुमको इसको करंट के डायरेक्शन में ले जाना लेगा। इसको तुमको कैसे लाना है, इसको तुमको मैग्नेटिक फील्ड, एफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, तो ये कैसा है, अंदर या बाहर है, तो ये अंदर वाला, चलो ठीक है, ये अंदर गया। तो फोर्स किधर लग रहा है, ये थंब बताता है कि फोर्स किधर लगेगा मैग्नेट पे, सॉरी कंडक्टर पे। तो फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है। तो यहां पे हम लोग फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। जरा आगे बात करते हैं इस पे। और कह रहा है स्ट्रेच योर 4 फिंगर, सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर, जो बोलना है बोल लीजिए, एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर such that 4 finger point in the direction of magnetic field। देखो 4 finger मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करेगा। सेंटर फिंगर इन द इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंटर करंट। एफ बी आई, इसको कैसे याद करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह रखो, मैग्नेटिक।
और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से दिखाते हैं, इसीलिए मैंने बोला ये आपको फोर्स के बारे में बताएगा एफ बी और करंट आई से। तो एफ बी आई एफ बी आई एफ बी आई, ठीक है, याद करने का तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, यहां पे हम लोग आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना लो कि पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर लगा था जिसमें करंट नीचे की तरफ बह रहा है, एफ बी आई। तो बी कैसा है, बाहर की तरफ, और एफ कैसा है, करंट किधर है, डाउन की तरफ। तो ये हो गया, सॉरी ये बाहर है, बाहर, ये ऐसे बना लो, ऐसे, ये नीचे, ये बाहर। तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इसका ऐसे लग रहा है, इधर को लग रहा है। इस वाले में भी पीछे ही लगा था क्या, एक और मैंने बताया था ना आपको, जरा देखते हैं। करंट, करंट एफ बी आई, करंट ये अंदर, तो ये ऐसे, ये हो गया आपका एफ बी आई। एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स इधर लग रहा है। चलो ठीक है, ये वाला तो अच्छा, इसमें देख लेते हैं एफ बी आई। तो ये आपका बी, बी कैसा है, अंदर, बाहर की तरफ, बाहर है। ये आई हो गया, आई इधर, तो यह ठीक है, दोनों का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है। थोड़ा पलट के देख लो कि ये अगर बाहर की तरफ होगा तो क्या होगा, और करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो सिर्फ। ये तो इनवर्ड वाला बना रहे हैं अभी हम लोग, बाहर वाला बना लिए, इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये परमानेंट होता है, ये जो हम बना रहे हैं। अब इसमें करंट कैरिंग ऐसे लगा दिए आई, तो इसमें जरा देखो, करंट एफ बी आई, आई कैसा है, ऐसे, ये अंदर, मैग्नेटिक एफ बी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर की तरफ है। करंट का डायरेक्शन चेंज करो यहाँ पे, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। यहाँ पे ऐसे करो, डाउन में, तो एफ बी आई, एफ बी आई, आई आई डाउन, ये अंदर, तो फोर्स किधर लगा, इधर, फोर्स इधर को लग गया। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। सो अब हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो देखो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है, ठीक है, वन शॉट में। उसका वीडियो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। सो डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कैसा होता है, देखो उसमें 3 वायर्स होते हैं, ठीक है। हमारे घरों में जो 3 आपने देखा 3 प्लग होता है, उस 3 वायर का रोल क्या है, एक होता है आपका अर्थिंग के लिए, और एक होता है न्यूट्रल वायर के लिए, और एक होता है आपका लाइव, ऐसे ही होता है ना, ऐसे 3 प्लग। तो ये वाला होता है अर्थिंग, ये है आपका एक लाइव, और एक है आपका न्यूट्रल वायर। तीनों का रोल क्या है जरा समझेंगे अभी। तो देखो अर्थिंग वायर ग्रीन से दिखाया गया है, लाइव वायर को रेड से दिखाया गया, और न्यूट्रल वायर को ब्लैक से दिखाया गया, ठीक है। ये देखो अर्थिंग वाला वायर हुआ, ये लाइव वायर है, और ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। अब इसमें देखो ये आपका जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड फ्यूज है। बोर्ड फ्यूज क्यों लगाते हैं, सब कुछ यही बताते चल रहे इसी में। बोर्ड फ्यूज देखो करंट बाहर से आता है, ठीक है, इसका लाइव अर्थिंग वायर का कोई रोल नहीं है, जाके सीधे अप्लायंसेस से लगता है। हमारे घर में जो पोल से आता है वो सिर्फ लाइव वायर आता है और न्यूट्रल वायर आता है। अब देखो लाइव वायर के सबसे पहले क्या लगा है, बोर्ड फ्यूज। बोर्ड फ्यूज क्या होता है, बोर्ड फ्यूज मतलब होता है टीम लीडर। क्या होता है, टीएल, टीम लीडर। टीम लीडर क्यों बोला, क्योंकि मान लो कोई चीज आप रन कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें एक लीडर होता है ना, वैसे टीम लीडर बोलते हैं उसको। तो फ्यूज भी टीम लीडर की तरह एक्ट करता है डोमेस्टिक सर्किट में। क्यों, क्योंकि अगर मान लो फ्यूज आपने लगाया है तो घर में मान लो एक्स्ट्रा सप्लाई आ गया, या शॉर्ट सर्किट हो गया, या ओवर वोल्टेज हो गया, तो उस केस में फ्यूज मेल्ट कर जाता है और पूरे घर के अप्लायंस को बचा लेता है। तो टीम लीडर का काम ये होता है अपने सारे जो उसके अंडर में लोग हैं उनको बचा लेना अगर कोई भी आपत्ति या विपदा आती है। तो ये इसको इसीलिए हमने टीएल से बोला। और टीएल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, टी फॉर टीन और एल फॉर लेड। ये 2 चीज के कॉम्पोजिशन से बनता है टीन और लेड के, ठीक है। तो ये अलॉय से बना हुआ टीन और लेड के, और इसीलिए इसको टीएल बोला और फ्यूज बोला। तो सबसे पहले फ्यूज लगता है कि घर में अगर हैवी सप्लाई जैसे ही गया यहीं से वायर ब्रेक हो जाएगा और घर में सप्लाई रुक जाएगा, तो बाकी मेरे ये जो अप्लायंसेज यहाँ पे जो दिख रहा है अप्लायंसेज हैं वो सारे बच जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगता है। मीटर जो आपको सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी मीटर का काम क्या है, जिसको मीटर का काम क्या है कि ये मेजर करता है कि कितना आपने करंट यूज किया, यूटिलाइज किया अपने घर में, और उसके बेसिस से आपसे चार्ज लिया जाता है। याद होगा आपको हमने पढ़ाया था उसमें यूनिट के बारे, कमर्शियल यूनिट के बारे में, और उसमें आपको क्वेश्चन भी कराया था। तो ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर का ये काम है। उसके बाद यहां पे आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स।
क्या आता है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, है ना। इसी में मेन स्विच होता है कि यहीं से काट दिए सप्लाई तो कट जाएगा पूरे घर का सप्लाई। अब यहां से देखो, यहां से जो लाइन वायर गया है सबके साथ कैसे, ये सब कैसे कनेक्ट है, अगर देखो तो ये सारे के सारे तीनों अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट है। इसके बारे में भी बताएंगे कि क्यों पैरेलल में कनेक्ट है। और इससे क्वेश्चन आता है, तो सारे अप्लायंसेस को पैरेलल कनेक्ट इसलिए किया गया कि हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है और जितने भी अप्लायंसेस हमारे बने हैं वो सारे 220 से लेकर के 240 तक की बात होती है, तो उसी पे वो ऑपरेट होते हैं। और अगर इसको सीरीज में हम बना देंगे तो वोल्टेज में क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट होने लगता है, तो इसीलिए इनको हम लोग पहले तो पैरेलल में लगाते हैं। दूसरी बात, अगर सीरीज में तुमने जोड़ भी दिया, लेट सपोज एक अप्लायंस पे दूसरा अप्लायंस, तो अगर यहां का वायर टूटा तो ये दोनों अप्लायंस बंद हो जाएगा, ये टूटा तो इसके साथ वाला इधर का बंद हो जाएगा। तो ऐसे में हम सीरीज में अपने सर्किट को जोड़ते नहीं है, क्योंकि एक अप्लायंस खराब होगा तो दूसरा अप्लायंस ठीक होगा, तो भी पता नहीं कौन खराब कौन ठीक है। और अब बात करेंगे अर्थ वायर के बारे में। अर्थ वायर क्या है, तो लाइव वायर एक्चुअल में करंट लेकर के आता है, न्यूट्रल वायर उसको जैसे बोलते हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों मिलकर के ही अप्लायंस चलाते हैं। बट अर्थिंग वायर यहां क्या कर रहा है, तो अर्थिंग वायर का रोल आपको हम बताते हैं। ये लगता है थर्ड पिन में, बाकी यहां लाइव और यहां आपका न्यूट्रल। ये थर्ड में क्यों लगा, क्योंकि जो हमारे घरों में बड़े बड़े अप्लायंसेज है, जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे आयरन, जैसे कूलर, जैसे फ्रिज, जैसे एसी, जैसे टीवी, बहुत सारे अप्लायंसेज हैं। इनमें क्या होगा, मान लो लेट सपोज थोड़ा सा कहीं अंदर में फॉल्ट आ गया, कहीं कट गया और वायर क्या कर रहा है, उसकी बॉडी से टच हो रहा है। अब बॉडी से जब टच होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल करके बॉडी पे आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि बहुत और फ्रिज धोते समय कोई लेडीज मर गई, डेथ कर गई। वो क्यों हुआ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आकर के बैठ गए और जैसे ही हमने छुआ करंट हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी से पास कर गया और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, या फिर कंटिन्यू करंट है तो उसमें आदमी की जान भी जा सकती है। तो ये जो अर्थ वायर है, ये क्या करता है कि जो बड़े से अप्लायंसेज हैं उस पर जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको उठाता है और जाके धरती से जोड़ देगा। अर्थ वायर का मतलब ये जो वायर है ये धरती से जुड़ा हुआ वायर है, ठीक है। और ये जाकर क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स जाकर के धरती में समा जाएंगे। क्यों, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हम लोग जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। तो इससे यहां ज्यादा पोटेंशियल, और ये जाकर के कहां हो गया, ये जाकर के अर्थ में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसकी वजह से हमें इंजरी, मतलब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हम बच जाते हैं। तो दैट इज द यूज ऑफ अर्थ वायर। तो मैंने पूरा का पूरा आपको डोमेस्टिक सर्किट में ही सब कुछ बता दिया कि क्यों पैरेलल का यूज करते हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पैरेलल कनेक्शंस एडवांटेज क्या है भाई। डिवाइस ऑफ डिफरेंट टाइप नीड डिफरेंट करंट, बिल्कुल, और सेम वोल्टेज, इंडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस गेट 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारी बात हमने आपको बता दी थी और यही बातें आपको लिख देनी है। अर्थिंग का क्या यूज है, देखो वो जो मैंने लिखा था यहीं पे होगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर ऑलवेज टच्ड बाय हैंड, देयर कैन बी चार्ज that its insulation break or crack, then it bare wires touches its metal case, then the person touching them might get shocked. To avoid such a metal case are hurt. To avoid such incident, यहाँ लिख लो incident, comma the metal cases are earth. By earthing we can mean that the metallic body is connected to quick copper which is buried deep under the earth. At the end of copper plate is surrounded by mixture of charcoal and common salt. तो ये सारी बातें आपको उठा करके कहाँ लिखनी है, वो सब मैंने बताया है, ये आपको पेपर में लिख देना है and you will get the full marks. देन आपको ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट मींस करंट फ्लोज इन द सर्किट, इट बिकम मोर देन द कैपेसिटी ऑफ कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट की कैपेसिटी से ज्यादा करंट आ जाए देन इट इज नोन एज ओवरलोडिंग। मतलब ज्यादा जैसे मान लो हमको 10 kg लेना है, मेरे सर पे तुमने 12 kg, तो ओवरलोड हो गया, तो वही ओवरलोडिंग है। एंड शॉर्ट सर्किट का मतलब कि अगर आपका दो वायर आपस में टच कर गया तो वो क्या करेगा, वहां पे आपको, अच्छा इसमें याद रखिएगा फायर मतलब आग लगने की संभावना दोनों केस में होती है, शॉर्ट सर्किट में भी। तो
करंट को इंडिपेंडेंट पाथ चाहिए, वहां पे एक और दो दो करंट ला करके आपस में जोड़ दोगे तो यहां दोनों तरफ से करंट है तो ये क्या करेगा, यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, थट से वायर आग लग जाएगी, टूट जाएगा, या फिर हो सकता है वो आग पूरे घर में लग जाए। तो यहां पे भी आपको क्या करेगा, बीच में कॉज फायर टू ब्रेक। तो इसको आपको इसी तरीके से लिख लेना है कि ये होता क्या है, ठीक। Why it is advantageous to use domestic circuit in parallel than series? ऑलरेडी इसका आंसर हमने आपको बता दिया है और इसका आंसर आप लोग लिख करके, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 8294895708, यहाँ पे आप आकर के पूछ सकते हैं, या फिर आपको जब भी आंसर मांगेगा तो उसमें आपको एज इट इज एक हैंड रिटन आपको आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एसी डीसी एंड एसी। अच्छा चलो अब मैं आपको डीसी और एसी की मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, बट एसी क्या होता है, एसी एक पीरियोडिक आपका क्या है, सप्लाई है। जैसे इसमें हमेशा एसी में हमेशा डायरेक्शन चेंज होते रहता है, ऐसे ये साइनोसोडल ग्राफ होता है आपका। लेकिन डीसी क्या होता है, कांस्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल होता है। डीसी एक कांस्टेंट करंट को फ्लो कराता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एसी वोल्टेज इज इजिली ट्रांसफॉर्म्ड एंड सुटेबल फॉर एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। एसी को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजने में इजी इफिशियंट होता है, और डीसी वोल्टेज रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट मेकिंग इट लेस amenable to transformation, less efficient लिख लो, efficient to transformation, ठीक है। इसको ज्यादा दूर नहीं भेज सकते हैं। AC power is generated by alternating current generators in a power plant for distribution। AC जो है वो alternating current जो बनता है वो जनरेटर के थ्रू पावर स्टेशन में बनता है। DC power is often generated by batteries, fuel cell and solar cell। और DC कैसे बनता है, आपके बैटरी से बनता है, फ्यूल सेल से बनता है। AC इज इफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन विथ लोअर एनर्जी लॉस, और DC में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रॉपर 4 पॉइंट जो है उसको लिख दीजिएगा, यू विल गेट द फुल मार्क्स। फ्यूज सेफ्टी, फ्यूज के बारे में भी आपको बता दिया, तो ये कॉपर और टीन वाला हटा दीजिएगा, बस आपको ये याद रखना कि टीन और लेड वाला, कि इनके टीम लीडर एल TL, टीम लीडर T से टीन और लीडर से लेड, एल से लेड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बता दिया, बढ़िया। देखो इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज यूज्ड टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट मोस्टली। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना, एंड हाई करंट पासेस थ्रू इट। पहली बात, फ्यूज का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, मैं ये लिख रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है फ्यूज का, ठीक है। अब फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा कि अगर तुमने ज्यादा करंट भेजा तो वो मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि H बराबर क्या होता है, I² RT। I जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पे हीट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, फ्यूज क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा और वो पूरे घर की सप्लाई को ब्रेक कर देगा, जिससे हमारा पूरा का पूरा अप्लायंसेस बच जाएगा। फ्यूज वायर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, और दूसरी बात इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। सो अगेन व्हाट शुड यू डू नाउ, तो आपको अगेन रिवाइज करना है, एक जो पढ़ा दिया मैंने, एनसीईआरटी लगाइए, एग्जाम्पलर जरूर लगा लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। एंड देन PYQ सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।